मुअज़्ज़ज़ सामीन, श्रीलंका की मुख्तसर तारीख। श्रीलंका को नौ आबादी बनाने का अमल 16वीं सदी के अवाइल में यानी 1505 में शुरू हुआ, जब पुर्तगीजों ने इस पर कब्जा किया। फिर 1815 में बरतानिया ने पूरे जजीरे को फतह कर लिया। 1948 में श्रीलंका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। जब बरतानिया ने श्रीलंका पर कब्जा किया तो बरतानियों ने इसको साइलोन का नाम दिया। आज़ादी हासिल करने के बाद भी 1972 तक श्रीलंका की नौ आबादी हैसियत डोमिनियन स्टेटस बरकरार रही। असल में 1802 में ही एमिनीज माहिदे के बाद बरतानिया के पास जजीरे का वो हिस्सा चला गया जो विलंदीजों के पास था। 1803 में बरतानिया ने कैनेडी पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले को पसपा कर दिया गया। उसे कनेडी की पहली जंग यानी कैंडियन वार कहा जाता है। कनेडी की दूसरी जंग में उसे फतह कर लिया गया और यूं श्रीलंका की आज़ादी का खात्मा हो गया। श्रीलंका मजमूई तौर पर 443 बरस तक नौ आबादी रहा। पहले पुर्तगीजों ने नौ आबादी यानी 1505 से 1658 बनाए रखा। फिर ये जजीरा विलंदीजियों के पास 1658 से 1796 के ज़िर तसल्लुत रहा और फिर उसे 1796 से 1948 तक बरतानिया ने अपने नौ आबादी बनाए रखा। 1815 में जब बरतानिया ने इसे मुकम्मल तौर पर फतह किया तो श्रीलंका के साहली इलाकों को फ्रांस ने अपनी नौ आबादी बनाए रखा। नौ आबादी का मकसद उसको कॉलोनलाइज करना था। जिस तरह बरसगीर पाक हिंद कॉलोनी थी बरतानिया की, इसी तरह इस को नौ आबादी बनाने का मकसद भी यही था। 1815 में ये साहली इलाके फिर बरतानिया के कब्जे में आ गए। अलबत्ता श्रीलंका के अंदरूनी इलाकों पर सिन्हाला के बादशाह की हुकूमत थी। सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो श्रीलंका को नौ आबादी बनाए। इसकी वजह नेपोलियन की मशहूर जंगें थी। बरतानिया को यह खतरा लाहिक था कि अगर फ्रांस ने नीदरलैंड का कंट्रोल हासिल कर लिया तो फिर श्रीलंका फ्रांस की नौ आबादी बन जाएगा। 1802 में एमिनीज माहिदे की वजह से फ्रांस और बरतानिया की दुश्मनी आरजी तौर पर खत्म हो गई। श्रीलंका की आज़ादी की तहरीक बहुत पुरअमन थी, जिसका मकसद आज़ादी का हुसूल और हुकूमत खुद करने का इख्तियार लेना था। ब्रिटिश सैलून को इक़्तिदार पर अमन तरीके से मुंतकिल करने का मुतालबा आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता गया। एशिया में बरतानवी राज ने उस वक्त जोर पकड़ा जब नेपोलियन को वाटरलू में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। बरतानवी राज के वकार को भारत, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका में हल्का सा नुकसान पहुंचा। 1914 तक बरतानवी राज को कोई चैलेंज ना कर सका। श्रीलंका की मईशत का दारोमदार ज़राअत और गैर मुल्की ज़रई मुबादला पर था। श्रीलंका में ज़मीन बड़ी अहमियत की हामिल थी क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक की आपस में कई जंगें हुई थी। 1830 के अशरे में श्रीलंका में कॉफ़ी मुतारफ कराई गई। इसके अलावा सेलून टी बड़ी मशहूर हुई। चाय के बागात बनाए गए और यूरोप के लोगों ने खूब दौलत बनाई। इस मकसद के लिए उन्होंने जनूबी भारत से बड़ी तादाद में तामिल कारकुनों को बुलाया जो बहुत जल्द श्रीलंका की आबादी का 10% हिस्सा बन गए। सैलून कौमी कांग्रेस CNC की बुनियाद खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए रखी गई, लेकिन यह पार्टी जल्द ही नस्ली बुनियादों पर टूट गई। इसका सबब सबसे बड़ा यह था कि सैलून के तामिलों ने अक़लियती हैसियत हसूल करने से इनकार कर दिया। सैलून कौमी कांग्रेस आज़ादी की ख्वाहां नहीं थी। तहरीक आज़ादी के आरज़ूमंद वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक वो जो आईन पसंद थे, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली के जरिए सैलून की हैसियत में तब्दीली चाहते थे ताकि आज़ादी का सफ़र आसान हो जाए। ज़्यादा इनकिलाबी ग्रुप कोलंबो यूथ लीग, गोना सिंगे की मजदूर तहरीक और जाफना यूथ कांग्रेस से मुंसलिक हो गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान श्रीलंका जापान के खिलाफ बरतानवी अड्डा था। 15 अप्रैल 1942 को जापान की नेवी ने कोलंबो पर बमबारी की, जिसकी वजह से भारतीय ताजर श्रीलंका से निकल गए। आखिरकार सिन्हाली लीडर DS सिन्हा नायके की क़यादत में जदोजहद करने वाले आईन पसंदों ने आज़ादी की जंग जीत ली। जंग अजीम दोम के बाद सिन्हाली लीडर ने आज़ादी के मसले पर सैलून नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने बाद में यूनाइटेड नेशनल पार्टी बना ली। 1947 के इंतखाबात में UNP ने पार्लियामेंट की इतनी ज्यादा नशिस्तें नहीं जीती, लेकिन सोलोमान नेद्रनाइके और GG पोनम पालम की तामिल कांग्रेस के साथ मखलूत हुकूमत भी शामिल हो गई। श्रीलंका 1972 में जमहूरिया बना। 1978 में आईन मुतारफ करवाया गया, जिसकी रूह से सदर को रियासत का सरबराह बनाया गया। 1983 में श्रीलंका में खाना जंगी शुरू हो गई। 1971 और 1987 में मुसल्लह बगावतें हुई। 2009 में 25 साल खाना जंगी का खात्मा हुआ, जिसके बाद श्रीलंका एक तरक्की पजीर मुल्क का नमूदार हुआ।
آج بھی سری لنکا میں تعلیم کا لیول بہت اچھا ہے، ریشو بہت زیادہ بڑا ہے، جس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب انہوں نے غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلایا، جمہوریت قائم ہوئی اور سیاسی حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی، تو سری لنکا دنیا پر ایک نئے ترقی پذیر ملک کی طرح ابھرا، اور آج ان کی GDP بھی اچھی خاصی ہے اور ترقی کی راہ اس پہ ان کا سفر جاری ہے۔ دوستوں، یہ تھی سری لنکا کے بارے میں چند مختصر سی باتیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہے۔ تاریخ کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی تاریخ سے ہی آج اور کل کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہیں، تو پلیز کنسیڈر ٹو سبسکرائب اور چینل۔ تھینک یو سو